बात करो। ग्रीक पीरियड था, उसको हम लोगों ने डिस्कस किया था। उसमें हमने सोक्रेट्स की बात की, प्लेटोस की बात की, अरिस्टोटल की बात की, उनके बिलीव्स क्या थे, किस तरह से उनके थॉट्स, उनके बिलीव्स एक दूसरे से डिफर करते हैं और किसका क्या मानना है, किसका क्या मानना है, ये सब चीज़ें हम लोगों ने अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी। अगर आप लोगों को जानना है ग्रीक पीरियड ऑफ प्री साइंटिफिक साइकोलॉजी का पीरियड, तो गो टू माय चैनल, वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, आज जो हम लोगों ने डिस्कस करना है जिस चीज़ को, हम लोगों ने साइकोलॉजी की हिस्ट्री को डिस्कस करना है और इसमें हम लोगों ने मिडल पीरियड और इस्लामिक पीरियड को देखना है। अब मिडल पीरियड की जहाँ पे हम बात कर रहे हैं, तो मिडल पीरियड में बहुत से फिलोसोफर्स ने अपना अपना रोल प्ले किया रिगार्डिंग साइकोलॉजी, लेकिन जिन जिन फिलोसोफर्स का सबसे ज़्यादा जिक्र आता है, उसमें जो सबसे पहले फिलोसोफर्स हैं वो कौन है? प्लॉटिनस। प्लॉटिनस जो है वो ग्रीक फिलोसोफर थे। प्लॉटिनस एक ग्रीक फिलोसोफर हैं जिनका ताल्लुक रोम से है। उनकी पैदाइश रोम में हुई और उसके बाद प्लॉटिनस को कहा गया द फादर ऑफ न्यू प्लेटोनिक स्कूल ऑफ फिलोसफी। ठीक, प्लॉटिनस भी जो था वो प्लेटोस और अरिस्टोटल के थॉट से थोड़ा इन्फ्लुएंस करता था। प्लेटो, जो प्लॉटिनस है, वो भी ह्यूमन बिहेवियर को, ह्यूमन थॉट्स को प्लेटो और अरिस्टोटल की थिंकिंग के पैटर्न पे देखता था। जो चीज़ प्लॉटिनस ने हाईलाइट की वो क्या थी? द issue of happiness is one of the Plotinus greatest imprints on Western thoughts. प्लॉटिनस ने हैप्पीनेस की बात की, वननेस की बात की। प्लॉटिनस ने कहा कि अगर आप खुश होना चाहते हो, अगर आप खुश रहना चाहते हो, तो खुशी सिर्फ उस सूरत में अटेनेबल है जो कि आपके कॉन्शियसनेस के अंदर प्रेजेंट है। The true human is a spiritual, thoughtful capacity of the soul and superior to all things earthly. प्लॉटिनस ने भी बात की हैप्पीनेस की, वननेस की। ठीक है, अब जो प्लॉटिनस के कंट्रीब्यूशंस थी ना फिलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग में, इंडिविजुअल साइकी में, इसमें इसने पर्सनैलिटी की बात की, सेंस परसेप्शन की बात की और इसने बताया कि हाउ वी कम टू नो व्हाट वी नो, कि हम जो जानते हैं हमें किस तरह आइडिया हो जाता है कि हमें हमें वो चीज़ पता है, हम उस चीज़ के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो प्लॉटिनस ने Plotinus is usually spurred in such investigation how the immaterial soul come to be united with the material body, whether the souls are one or different from the body. जो ग्रीक फिलोसोफर्स थे उनका यही कॉन्सेप्ट था कि सोल इज डिफरेंट फ्रॉम द बॉडी। सोल का कॉन्सेप्ट और है, बॉडी का कॉन्सेप्ट और है। सेम जैसा मैंने आपको बताया कि प्लेटो भी, जो प्लॉटिनस है, ये भी इन्फ्लुएंस करता है प्लेटो और अरिस्टोटल की थॉट्स को। हैप्पीनेस की बात हो रही है, कॉन्शियसनेस की बात हो रही है, तो प्लॉटिनस का भी यही मानना था कि जो ट्रू ह्यूमन है वो The true human is a spiritual, thoughtful capacity of the soul. ठीक, प्लॉटिनस ने क्या कहा? प्लॉटिनस ने ट्राई किया अंडरस्टैंड करने को रिलीजियस बिलीफ्स जो लोगों के होते हैं ना, उसको रीजनिंग देने की कोशिश की, उसको रीजन किया। उसने रिलीजियस बिलीफ्स के आगे वाई लगाया, व्हेन लगाया। ठीक है, रीजनिंग के बेसिस पे प्लॉटिनस ने
अंडरस्टैंड करने की कोशिश की रिलीजियस बिलीव्स को, कि रिलीजियस बिलीव्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ठीक है। और प्लॉटिनस को फाउंडर ऑफ न्यू प्लेटोनिज्म कहा गया। उसके बाद जो नेक्स्ट फिलोसोफर हैं जो कि आ जाते हैं मिडिल पीरियड में, उनका नाम है एस.टी. ऑगस्टाइन, ठीक है। एस.टी. ऑगस्टाइन ही बिलीव्ड that the human being is the interaction of soul and body. एस.टी. ऑगस्टाइन का ये मानना था कि जो ह्यूमन बीइंग है ना, वो सोल और बॉडी दोनों के इंटरेक्शन से मिलके बनता है, ठीक है। सिर्फ एक सेपरेट सोल अपना रोल प्ले नहीं कर रही, या फिर सिर्फ बॉडी ही रोल प्ले नहीं कर रही, इन दोनों के इंटरेक्शन से क्या है, ह्यूमन बीइंग बन रहा है। ही वॉज द फाउंडर ऑफ इंट्रोस्पेक्टिव मेथड। इंट्रोस्पेक्शन किसे कहते हैं? इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं कि अपने आप को जानना, अपनी फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को जानना, ठीक है। इसको कहते हैं इंट्रोस्पेक्टिव मेथड। तो इंट्रोस्पेक्टिव मेथड जो है वो एस.टी. ऑगस्टाइन ने इंट्रोड्यूस कराया। उसने कहा कि ह्यूमन बीइंग ही अपनी फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एक इंसान ही अपनी फीलिंग को, अपने थॉट्स को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकता है। मेरी फीलिंग्स को या मेरे थॉट्स को कोई और बंदा या कोई और चीज़ बेटर अंडरस्टैंड नहीं कर सकती। जो मेरे सेंस रिसेप्टर्स हैं, जो मेरी फीलिंग्स हैं, उनको मैं ही सही तौर पे अंडरस्टैंड कर सकती हूँ। ऑगस्टाइन जो था वो फर्स्ट फिलोसोफर था जिसने ये प्रोपोज किया कि ह्यूमन हैड एन इनर सेल्फ, बिलीविंग दैट अ हेल्दी पर्सन हैज इनर यूनिटी whereas इनर डिसयूनिटी लेड टू इनर प्रॉब्लम। अब इनर सेल्फ की क्या बात हो रही है? यहाँ पे इनर सेल्फ को आप एक गुड सेल्फ स्टीम कह सकते हैं, इनर सेल्फ को आप एज पॉजिटिव सेल्फ ले सकते हैं, कि किसी भी ह्यूमन बीइंग का अपने बारे में क्या राय है, वो अपनी फीलिंग्स को किस तरीके से अंडरस्टैंड करता है, ठीक है। ऑगस्टाइन जो उसका बिलीव था, उसका तो बिलीव ये था कि एग्जिस्टेंस ऑफ फिजिकल, उसका ये मानना था कि सपोज करें कि अगर कोई इंसान है जो कि उसको फिजिकल कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो उसकी डीड्स की वजह से है, वो उसकी अपनी फीलिंग्स की, अपने थॉट्स की वजह से है, ठीक है। ऑगस्टाइन बिलीव्ड दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ फिजिकल हेल एज अ पनिशमेंट फॉर सिन, मतलब अगर आपने कोई गुनाह किया है तो उस गुनाह की सजा के तौर पे जो आपको है वो कोई फिजिकल पेन या ऐसी कोई बात आ रही है। लेकिन उसका ये आर्ग्यू करना था कि जो लोग अपने इनर सेल्फ को एक्सेप्ट करते हैं, अपने इनर सेल्फ पे काम करते हैं, अपने इनर सेल्फ को अंडरस्टैंड करते हैं, हेल्दी पर्सन हैज इनर यूनिटी। अब यहाँ पे जो मैंने लिखा है ना, हेल्दी पर्सन हैज इनर यूनिटी, इनर यूनिटी। अब इनर यूनिटी का मतलब यहाँ पे क्या है? इनर यूनिटी का मतलब यही है कि यहाँ पे कोई भी पर्सन, ह्यूमन बीइंग, जो कि अपने बारे में एक पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट रखता है, ठीक है, जो अपने बारे में अच्छा सोच रखता है, अच्छी सोच रखता है, अच्छा गुमान रखता है। He believed that the existence of goodness allows evil to exist through the fault of humans. ठीक है, ये ऑगस्टाइन की थ्योरी थी। ऑगस्टाइन का ये कहना था कि इनर सेल्फ जो है, आपके अपने बारे में जो आपके थिंकिंग है, आप जिस तरह अपनी फीलिंग्स को आप खुद अंडरस्टैंड कर सकते हैं, कोई भी दुनिया की और चीज़ या कोई भी और ऐसा स्टिमुलेंट, कोई भी ऐसी और चीज़ उस फीलिंग को उस तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर सकती। अच्छा, एस.टी. ऑगस्टाइन ने जो है, उसने मोटिवेशन की बात की, उसने मेमोरी की बात की, उसने ग्रीफ हमारे अंदर पैदा होता है वो क्यों होता है, उसकी रीज़न क्या होती है, कौन सी चीज़ हमें ग्रीफ की तरफ लेके जा रही है, कौन सी हमारी अनकॉन्शियस डिज़ायर्स हैं, कौन सी हमारी मोटिवेशंस हैं, ठीक है।
इन सब चीज़ों के बारे में एस.टी. ऑगस्टाइन ने बात की। एस.टी. ऑगस्टाइन जो है वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट थे और ये ग्रीक फिलोसोफर्स में भी आते हैं। ऑगस्टाइन का बिलीव था, कहना था कि मेमोरी जो है वो सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है माइंड का, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग की रूट है। अब हम लोग आ जाते हैं इस्लामिक पीरियड पे। मिडिल पीरियड में हमने प्लॉटिनस को डिस्कस किया, उसके बाद हमने एस.टी. ऑगस्टाइन को डिस्कस किया। अब हम लोग आ जाते हैं इस्लामिक पीरियड की तरफ। इस्लामिक पीरियड में जो सबसे पहला हमारे पास फिलोसोफर था वो कौन था? अल-कुंदी। ठीक है, अल-कुंदी एक इराकी मुस्लिम फिलोसोफर थे जो बगदाद में पैदा हुए और उन्होंने मोर देन 230 लिटरेचर्स लिखे फिलोसफी पे और उनमें से कुछ का ताल्लुक साइकोलॉजी के साथ भी था। अल-कुंदी मुस्लिम फिलोसोफर्स में फर्स्ट फिलोसोफर थे जिन्होंने टर्म सौरो को एक्सप्लेन किया, जिन्होंने बताया कि सौरो किसको कहते हैं, सौरो का वर्ड डिफाइन किया और उन्होंने इसको ऐसे एक्सप्लेन किया कि सौरो क्या है, एक स्पिरिचुअल ग्रीफ है जो कि इट इज कॉज्ड बाय अ स्टेट ऑफ डीप डिस्ट्रेस, डिसअपॉइंटमेंट एंड सफरिंग। अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा डीप डिस्ट्रेस से गुजर रहा है, कोई डिसअपॉइंटमेंट से गुजर रहा है, यहाँ पे कोई सफरिंग से गुजर रहा है, तो इस स्टेट को, इस साइकोलॉजिकल स्टेट को अल-कुंदी ने किस चीज़ का नाम दिया? अल-कुंदी ने इस साइकोलॉजिकल स्टेट को सौरो का नाम दिया। ओके, अल-कुंदी का क्या मानना था कि सोल माइट ओनली फाइंड कंटेंटमेंट when it no longer lusts for the world and seeks intellectual treasures। क्योंकि मुस्लिम फिलोसोफर्स हैं तो इट इज़ वेरी वेरी ऑब्वियस कि यहाँ पे सोल का ताल्लुक डायरेक्टली गॉड से कनेक्शन में ही होगा। ठीक है, तो अल-कुंदी का भी यही मानना था कि सोल जो है वो कंटेंटमेंट उसी टाइम फाइंड कर सकती है, सोल को उसी टाइम ट्रेयर प्लेयर मिल सकता है जब वो इट नो लॉन्गर लस्ट फॉर द वर्ल्ड। ठीक है, Al-Kundi was an idealist who believed that human senses are sometimes deceptive and what we gain through our senses can be easily lost। ठीक है, अल-कुंदी का ये मानना था, क्योंकि वो आइडियलिस्ट थे, वो चीज़ों को बहुत आइडियलाइज करके पेश करते थे, तो अल-कुंदी का ये मानना था कि जो ह्यूमन सेंसेस है ना वो कुछ टाइम आपको धोखा भी दे सकती हैं। कभी ऐसा होता है ना कि मुहावरा आपने सुना होगा कि आंखों देखा भी कभी गलत साबित हो सकता है, तो वही बात कि ह्यूमन सेंसेस आर समटाइम्स डिसेप्टिव, कि जो आपकी ह्यूमन सेंसेस हैं, जैसे आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, समटाइम्स दे आर डिसेप्टिव, समटाइम्स दे कैन बी डिसेप्टिव एंड व्हाट वी गेन थ्रू आवर सेंसेस कैन बी इजीली लॉस्ट। अल-कुंदी ने एक्सपैंड किया अरिस्टोटल और प्लेटोस की आइडियाज़ को जो उन्होंने सोल के बारे में दिए थे, और उन्होंने फर्दर डिस्टिंग्विश किया बिटवीन अपर एंड लोअर वर्ल्ड्स। एक दुनिया यहाँ, एक दुनिया आगे है। उनका कहना था कि अपर वर्ल्ड जो है, जो दुनिया आगे की है, included divine nature, intellect and soul, while the lower world consists of physical being, the body, creation, matter and form that are finite। अल-कुंदी ने डिवाइड किया वर्ल्ड को टू फॉर्म्स में और उन टू फॉर्म्स को उन्होंने क्या नाम दिया? अपर वर्ल्ड, दिस इज कॉल्ड अपर वर्ल्ड एंड लोअर वर्ल्ड। अपर वर्ल्ड में उन्होंने कहा कि अपर वर्ल्ड के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? डिवाइन नेचर, इंटेलेक्ट एंड सोल, while the lower world consists of physical being, the body, creation, matter
and the form that are finite. उसके बाद अल-तबारी was a Persian physician who converted to Islam during his early life. तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये बात तो कंफर्म है और ये बात तो हिस्ट्री में, फिलॉसफी की हिस्ट्री में, साइकोलॉजी की हिस्ट्री में, या किसी भी कोई साइंस का सब्जेक्ट आप उठा लें, बायोलॉजी उठा लें, केमिस्ट्री उठा लें, फिजिक्स ले लें, कि मुस्लिम स्कॉलर्स ने जो है ना मुस्लिम स्कॉलर्स ने इमेंसली कंट्रीब्यूट किया है इन एवरी फील्ड। तो इसी तरीके से साइकोलॉजी के फील्ड में भी मुस्लिम स्कॉलर्स ने बहुत बड़ा अपना रोल प्ले किया है। ठीक है, बहुत सारे मुस्लिम स्कॉलर्स हैं, बहुत सारे मुस्लिम स्कॉलर्स हैं ऐसे जिन्होंने साइकोलॉजी के फील्ड में बहुत सारा काम किया है। ठीक है, तो जैसे हम लोग अपने इस्लामिक पीरियड की बात कर रहे हैं, हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी की, हमने अल-कुंदी की बात की, तो इसी तरह अल-तबारी भी जो है वो एक पर्शियन जो है फिजिशियन थे, जो कि बाद में इन्होंने इस्लाम को कबूल किया अपनी अर्ली लाइफ के अंदर। ठीक है, और इनकी क्या कंट्रीब्यूशन थी ये मैं आपको बताती हूँ अभी, कि अल-तबारी जो थे, इन्होंने जो इनका मेजर इन्फ्लुएंस था वो चाइल्ड डेवलपमेंट के ऊपर था। ठीक है, कि एक चाइल्ड की जो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट है वो किस तरीके से होती है, और अगर चाइल्ड की साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट में अगर कोई फ्लॉज या कोई प्रॉब्लम्स या कोई रुकावट आ जाती है तो वो उसको फिर किन चीज़ों को फेस करना पड़ता है। ठीक है, अल-तबारी ने एम्फसाइज किया नीड फॉर साइकोथेरेपी फॉर एफिशिएंट एंड थॉरोली हीलिंग। मेडिसिन के साथ साथ साइकोथेरेपी भी इस्तेमाल हो रही थी। मेडिसिन किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए जिस तरह मेडिसिन काम कर रही थी, तो अल-तबारी ने इस चीज़ को एम्फसाइज किया कि जिस तरीके से कोई भी मेडिसिन किसी भी बीमारी को ठीक करती है, उसी तरीके से थॉरोली हीलिंग के लिए, अब हीलिंग एक जो है वो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, हीलिंग जो है वो एक स्लो प्रोसेस है। ठीक है, एक फास्ट प्रोसेस नहीं है। तो इस हीलिंग के प्रोसेस को अच्छा बनाने के लिए, इफेक्टिव बनाने के लिए, एफिशिएंट बनाने के लिए अल-तबारी ने एम्फसाइज किया कि साइकोथेरेपी का इस्तेमाल करना चाहिए। देयर इज अ नीड फॉर साइकोथेरेपी। उनका बिलीव था, उनका ये मानना था कि इम्पोर्टेंस साइकोथेरेपी की क्यों है, कि साइकोथेरेपी बहुत से इलनेसेस को, ठीक है, साइकोलॉजिकल इलनेस की बात हो रही है यहाँ पे, मेडिकल इलनेस की बात नहीं हो रही। ऑल्दो दे आर साइंटिस्ट, ऑल्दो दे आर फ्रॉम द डिफरेंट फील्ड, लेकिन जो साइकोलॉजी के फील्ड में उन्होंने काम किया वहां भी उन्होंने बात की मेंटल इलनेस की। ठीक है, यहाँ फिजिकल इलनेस की नहीं, मेंटल इलनेस की बात हो रही है। और साइकोथेरेपी जो एम्फसाइज किया साइकोथेरेपी पे काम करने के लिए, ठीक है, साइकोथेरेपी जो है वो किस किस्म के इलनेस को क्योर करेगी, ड्यू टू डिल्यूसिव इमेजिनेशन। अब डिल्यूजन क्या होती है, आप लोगों ने पढ़ा होगा डिल्यूजन के बारे में, कि वो चीज, उस चीज का प्रेजेंस में आ जाना, उस चीज का नजर आना, उस चीज का होना, एग्जिस्ट होना, जिसका रियलिटी में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। ठीक है, इसको हम कहते हैं डिल्यूसिव इमेजिनेशन। तो डिल्यूसिव इमेजिनेशन की वजह से जो इलनेस आ रही है वो साइकोथेरेपी से क्या हो सकती है, कंट्रोल। उसके लिए साइकोथेरेपी क्या है, जरूरी है। ठीक है, उन्होंने ये कहा अल-तबारी ने कि काउंसलिंग और प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट से पेशेंट्स कैन बी क्योर्ड। ठीक है, अल-तबारी जो थे वो फर्स्ट वो थे फिजिशियन थे जिन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट किया था इम्पोर्टेंस को बिटवीन मेडिसिन एंड साइकोलॉजी।
अल-तबारी ने बताया कि मेडिसिन और साइकोलॉजी के दरमियान क्या डिफरेंस है, और साइकोलॉजी की और मेडिसिन की आपस में अगर ये इंटरलिंक करते भी हैं तो ये आपस में किस तरीके से इंटरलिंक करते हैं, और साइकोलॉजी की एज ए इंडिविजुअल डिसिप्लिन और मेडिसिन की एज ए इंडिविजुअल डिसिप्लिन क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास मुस्लिम साइंटिस्ट हैं जिन्होंने साइकोलॉजी के फील्ड में काम किया और जिन्होंने ह्यूमन बीइंग्स पे बात की, वो थे अल-फराबी। ठीक है, अब अल-फराबी ने क्या कहा? अल-फराबी ने कहा कि मैन इज कंपोज्ड ऑफ बॉडी एंड सोल विच बिलोंग्स टू गॉड, कि कोई भी ह्यूमन बीइंग जो है वो उसके दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ह्यूमन बीइंग्स को हम डिवाइड कर सकते हैं दो डिवीजन्स में, यहाँ तो उसके अंदर बॉडी है, यहाँ तो उसके अंदर सोल है। ठीक है, तो मैन जो है, मैन इज कंपोज्ड ऑफ बॉडी एंड सोल विच बिलोंग्स टू गॉड। अब ये हमारा एज अ मुस्लिम हमारा भी यही मानना है ना कि हमारी जो एग्जिस्टेंस है, जो हम हैं, वी ऑल बिलोंग टू गॉड। गॉड इज इमॉर्टल एंड अबव ऑल ह्यूमन थॉट्स। अल-फराबी जो ये सारी थॉट्स थे ना, अल-फराबी भी जो था वो प्लेटो और अरिस्टोटल से उनकी थॉट्स मिलती जुलती थी। उसके बाद तो नेक्स्ट हमारे पास मुस्लिम साइंटिस्ट हैं जो कि साइकोलॉजी से रिलेटेड हैं, वो हैं इब्ने सीना। इब्ने सीना का आप लोगों ने नाम जो है पहले भी अपनी बुक्स में, अपने नोट्स में काफ़ी बार सुना होगा। Ibn Sina was a major influence upon the history of Islamic psychology, taking the ideas of the Greek philosophers and adopting them to fit in the Islamic doctrine. इब्न सीना जो थे वो फर्स्ट मेजर इन्फ्लुएंसर थे जिन्होंने तमाम फिलोसोफर से उनके आइडियाज़ को लिया और उन्होंने इस्लामिक साइकोलॉजी से रिलेट किया। सोल को, बॉडी को, थॉट्स को, फीलिंग्स को, आपकी रीजनिंग को, मोटिवेशन को, ड्रीम्स को, इन सब चीज़ों को इन्होंने रिलेट किया साइकोलॉजी के साथ। ठीक है, और उन्होंने अपनी एक थ्योरी दी। अकॉर्डिंग टू इब्न सीना, ह्यूमन पोजेस्ड 3 टाइप्स ऑफ सोल। ठीक है, उन्होंने बताया कि ह्यूमंस जो हैं they possess 3 types of souls. Number 1 is the vegetative soul, number 2 is the animal soul, and the number 3 is rational psyches. ठीक है, अब वेजिटेटिव सोल और एनिमल सोल, इन दो सोल्स को इब्न सीना ने क्या कहा कि द फर्स्ट 2 सोल्स बाइंड्स ह्यूमन टू द अर्थ। अब वेजिटेटिव सोल क्या है कि वेजिटेटिव सोल जो इब्न सीना ने डिफाइन की, इसमें उन्होंने कहा कि वेजिटेटिव सोल जो है उसके अंदर क्या कैपेसिटी है, इट हैज़ अ कैपेसिटी फॉर ग्रोथ, इट हैज़ कैपेसिटी फॉर रिप्रोडक्शन, बट it doesn't have the capacity to receive and react to sense impressions or the capacity for rational thought. ठीक है, वेजिटेटिव सोल को इब्न सीना ने ये कहा कि ये हमारी सोल का वो पार्ट है जिसके अंदर ग्रोथ की, रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी मौजूद है। ये हमारी सोल का वो वाला पार्ट है। हमारी सोल को 3 टाइप्स में डिवाइड किया इब्न सीना ने कि हमारी सोल 3 उसमें कैटेगरीज में डिवाइड हो जाती है। हमारी सोल के अंदर 3 डिफरेंट प्रॉपर्टीज मौजूद हैं अकॉर्डिंग टू इब्न सीना। अब वो प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं? वेजिटेटिव प्रॉपर्टी है। अब वेजिटेटिव प्रॉपर्टी ने क्या करना है? ग्रोथ का काम करना है, उसने काम करना है रिप्रोडक्शन का। ठीक है, एनिमल सोल ने क्या काम करना है? एनिमल सोल ने भी यही काम करना है। ठीक है, ठीक है, लोकोमोशन का, मूवमेंट का। और रैशनल सोल ने क्या काम करना है? रैशनल सोल, रैशनल साइकी कनेक्ट्स द ह्यूमन बीइंग्स, कनेक्ट द सोल टू द गॉड। उसके बाद
इब्न सीना का कहना था कि फिजिकल इलनेसेस कैन बी ट्रीटेड विद मेडिसिन। ठीक है, जो फिजिकल इलनेस है वो मेडिसिन से ट्रीट हो सकती है, लेकिन मेंटल इलनेस कुड नॉट बी ट्रीटेड साइकोलॉजिकली विद रिलीजन। ठीक है, फिजिकल इलनेस जो है उसको हम मेडिसिन से ट्रीट कर सकते हैं, और मेडिसिन मेंटल इलनेस जो है वो हम साइकोलॉजिकली रिलीजन के साथ बॉन्ड होगी, रिलीजन के साथ अपने आप को अटैच करके, रिलीजन के साथ कनेक्ट होके फिर मेंटल इलनेस जो है वो ठीक हो सकती है। कोई भी ऐसी सोल जिसके अंदर रैशनल साइकी प्रेजेंट नहीं है, जो रैशनल के साथ नहीं चल रही, किसी भी ह्यूमन बीइंग में अगर जो उसकी सोल का रैशनल पार्ट है अगर वो प्रेजेंट नहीं है या वो कम है, और एनिमल सोल और वेजिटेटिव सोल जो है वो प्रेजेंट है, वो प्रॉपर वर्क कर रही हैं, लेकिन रैशनल साइकी जो है वो प्रेजेंट नहीं है या फिर वो कम है, कनेक्शन विद द गॉड जो है वो कम है, आपका अपने खुदा के साथ या अपने अल्लाह ताला के साथ कनेक्शन जो है वो उस तरीके से नहीं है, तो इब्न सीना का ये कहना था कि अगर आपको कोई मेंटल इलनेस हो गई है तो वो सिर्फ जो है ना आपकी रिलीजन के साथ कनेक्शन से ही पॉसिबल है, लेकिन अगर कोई फिजिकल इलनेस है या एनिमल सोल या वेजिटेटिव सोल में कोई इशू है तो वो आपका मेडिसिन से ठीक हो जाएगा। ह्यूमन काइंड पोजेसेस रीजन एंड इंटेलिजेंस, कि ह्यूमन के अंदर जो है वो इंटेलिजेंस रीजन प्रेजेंट हैं। उसके बाद जी बात करते हैं हम लोग अल गजाली की। अल गजाली का क्या मानना था कि फियर वॉज अ लर्न कंडीशन आइदर टॉट टू चिल्ड्रन और गेन थ्रू नेगेटिव एक्सपीरियंसेस। अच्छा, आपको मैं एक एग्जांपल देके बताती हूँ। जैसे आप लोगों ने बचपन में या अपने इर्द गिर्द माहौल में कहीं देखा होगा कि मदर्स ड्यूरिंग द चाइल्ड डेवलपमेंट, जब बच्चा उनका बड़ा हो रहा होता है, जब वो चीज़ों को सुनना शुरू करता है, जब वो चीज़ों को महसूस करना शुरू करता है, जब वो अपनी लैंग्वेज उसको समझ आना शुरू होती है एक माँ की, तो अक्सर माएँ क्या करती हैं, बच्चों को बहुत डराती हैं कि अगर आप खामोश नहीं होगे तो जिन आ जाएगा, अंधेरे में नहीं जाना, इस तरह की चीज़ें लर्न कराती हैं। अगर आप देखो कोई एक बच्चा जिसको शुरू के 5 सालों में या शुरू के 10 सालों में किसी भी चीज़ से नहीं डराया गया, उसको फियर का बताया ही नहीं गया कि फियर क्या चीज़ होता है, डरना क्या होता है, तो वो क्या करेगा, नहीं डरेगा। तो अल गजाली ने इस बिलीफ पे बताया कि फियर जो है वो एक लर्न कंडीशन होती है, उसको हम सीखते हैं, वो हमारी इनेट बिहेवियर नहीं है, उसको लेके हम पैदा नहीं होते। ठीक है, या तो बच्चों को सिखाया जाता है या फिर वो कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंसेस, जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल देकर बताया ना कि अगर आप खामोश नहीं होगे, ऐसा काम नहीं करोगे, अंधेरे में जाओगे, वहां पे जिन आ जाएगा और जिन आपको खा जाएगा। ये चीज क्या है, ये लर्न कंडीशन है, ये एक लर्न आपने बिहेवियर सिखाया बच्चे को कि अगर ये होगा तो इसके रिजल्ट में ये होगा, और जिस चीज से आपको डर लगेगा, तो डर आपने क्या किया, बच्चे को सिखाया। अल गजाली जो थे वो फर्म बिलीवर थे कि जो इंट्रोस्पेक्शन है और सेल्फ एनालिसिस है, ये बेसिक कीज हैं मेंटल इश्यूज को अंडरस्टैंड करने की और हिडन रीजंस को अनलॉक करने की। ठीक है, जैसे पहले हमने बात की थी ना इंट्रोस्पेक्शन की, तो अल गजाली भी जो है वो इंट्रोस्पेक्शन का जो था वो मानने वाला था, और अल गजाली के अकॉर्डिंगली इंट्रोस्पेक्शन इंट्रोस्पेक्शन को ही हम लोग सेल्फ एनालिसिस कहते हैं। अल गजाली जो फर्म बिलीवर थे कि इंट्रोस्पेक्शन और सेल्फ एनालिसिस जो हैं वो कीज हैं मेंटल इश्यूज को अंडरस्टैंड करने के लिए, और इंट्रोस्पेक्शन ही एक ऐसा प्रोसेस है, या इंट्रोस्पेक्शन को आप एज अ थेरेपी भी अगर ले लें तो इंट्रोस्पेक्शन ही एक ऐसी चीज है जिसकी हेल्प से हम लोग हिडन रीजंस को जो है अनलॉक कर सकते हैं। जो हिडन थॉट्स हैं, जो हमारे हिडन प्रोसेसेस हैं माइंड के, ऐसे कभी कभार ऐसा होता है कि जो चीज़ माइंड में क्लिक कर जाती है लेकिन हम उसको प्रॉपरली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, नहीं कर पा रहे होते, तो सेल्फ एनालिसिस और इंट्रोस्पेक्शन ही वो चीज़ें हैं जिसके थ्रू हम लोग मेंटल इश्यूज को क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है,
अल-गज़ाली ने चिल्ड्रंस की एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया था, ठीक है। उनका यही मानना था कि चिल्ड्रन की जो एजुकेशन है, बच्चों की जो एजुकेशन है, वो एक मेन पिलर है किसी भी सोसाइटी का, वो मेन पिलर है। अगर बच्चों की एजुकेशन होगी तो कोई भी सोसाइटी जो है वो आगे बढ़ पाएगी। ही थॉट दैट मेंटल डिजीजेस वर कॉज्ड बाय इमोशनल प्रॉब्लम्स, कि कुछ इमोशनल फैक्टर्स भी हैं अकॉर्डिंग टू अल-गज़ाली, जो कि इमोशनल फैक्टर्स हैं कुछ ऐसे जो कि मेंटल प्रॉब्लम्स को लीड करते हैं। इब्न खल्दून इब्न खल्दून भी मुस्लिम साइंटिस्ट थे, फिलोसोफर थे, और उनका जो साइकोलॉजी में रोल था वो ये था कि उन्होंने ये प्रपोज किया था कि इंडिविजुअल की सराउंडिंग्स और लोकल इन्वायरमेंट जो है वो उनकी पर्सनैलिटी शेप देती है। उन्होंने मेन फोकस किया था पर्सनैलिटी पे, कि किसी भी ह्यूमन बीइंग की पर्सनैलिटी कैसे बनती है। अब पर्सनैलिटी से मुराद हम क्या लेते हैं? पर्सनैलिटी से मुराद हम लोग उनकी जो चीज़ हमें नज़र आ रही है सामने, बिल्कुल इमेज, एक बॉडी, पर्सनैलिटी से मुराद हम वो भी ले सकते हैं। और पर्सनैलिटी से मुराद कोई भी इंसान कितना आउटगोइंग है, कितना सोशल है, आइदर ही इज़ इंट्रोवर्ट, आइदर ही इज़ एक्सट्रोवर्ट, आइदर वो सराउंडिंग्स को लाइक करता है कि नहीं करता। ये भी चीज़ें हम पर्सनैलिटी में ले सकते हैं, ठीक है। He followed the lead of Aristotle and Ibn Sina in believing that the mind was a tabula rasa. अब जब हमने अरिस्टोटल की बात की थी, जब हम ग्रीक पीरियड की बात कर रहे थे, प्री साइंटिफिक पीरियड ऑफ साइकोलॉजी की, तो वहाँ पे हमने बात की थी टेब्यूला रासा की। टेब्यूला रासा क्या है? टेब्यूला रासा जो है, ये कहा गया था कि टेब्यूला रासा जो है एक ब्लैंक स्टेट है, बिल्कुल जैसे एक ब्लैंक पेपर होता है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसका माइंड जो है वो बिल्कुल ब्लैंक पेपर की तरह होता है। फिर जिस तरह वो ग्रोथ करता है, जिस तरह उसकी डेवलपमेंट होती है, जिस तरह चीज़ों को एक्सपीरियंस करता है, जिस तरह वो बिहेवियर्स को लर्न करता है, तो उसके उस पेपर पे वो चीज़ें लिखी चली जाती हैं, ठीक है। तो इब्न खल्दून भी जो था वो इब्न सीना और अरिस्टोटल की इसी बात को लेकर चला कि माइंड वॉज अ टेब्यूला रासा एंड द ह्यूमन बिहेवियर वॉज शेप्ड solely by the experience and education. शाह वलीउल्लाह का नाम आप लोगों ने सुना होगा पहले भी, ठीक है। शाह वलीउल्लाह का क्या कहना था कि कंप्लीट साइकोलॉजिकल हेल्थ हम कैसे अचीव कर सकते हैं? इनका ये मानना था कि कंप्लीट साइकोलॉजिकल हेल्थ उसी सूरत में अचीव हो सकती है जब बोथ हार्मोनियस फंक्शनिंग है, हार्मनी है किस चीज के अंदर? प्योर एंड एनिमलिस्टिक एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनैलिटी। अब प्योर पर्सनैलिटी का एस्पेक्ट और एनिमलिस्टिक पर्सनैलिटी का एस्पेक्ट, इस पे हम बात करते हैं। जैसे हमने पहले बात की, ठीक है, हमने डिवाइड किया ह्यूमन बीइंग को सोल और बॉडी के अंदर, ठीक है। तो इस यही चीज आप ले लें कि सोल जो है वो प्योर एस्पेक्ट है पर्सनैलिटी का, और एनिमलिस्टिक जो है वो बॉडी वाला एस्पेक्ट है पर्सनैलिटी। हम बात कर रहे थे शाह वलीउल्लाह की। हमने बात की कि शाह वलीउल्लाह जो हैं वो फिलोसोफर थे, साइंटिस्ट थे, सोशियोलॉजिस्ट थे, मेटाफिजिकल थियोलॉजियन थे, ठीक है। और उन्होंने बात की कि जो साइकोलॉजिकल हेल्थ अगर आप कंप्लीटली अचीव करना चाहते हो ना, तो आपकी इनर वर्ल्ड और आपकी आउटर वर्ल्ड में एक हार्मनी होनी चाहिए, एक बैलेंस होना चाहिए। टोटल आप इनर वर्ल्ड से जाके जुड़ जाओ तो भी एक हार्मनी नहीं आएगी, टोटल आप आउटर वर्ल्ड के हो जाओ तो भी हार्मनी नहीं आएगी। तो हार्मोनियस फंक्शनिंग जो है प्योर एस्पेक्ट और एनिमलिस्टिक एस्पेक्ट, जब इन दोनों एस्पेक्ट्स की हार्मनी आएगी, बैलेंस आएगा, ठीक है, तो ही एक साइकोलॉजिकल हेल्थ क्या हो सकती है? अटेन हो सकती है, मेंटेन रह सकती है।
शाह वलीउल्लाह का कहना था कि मैन is the combination of mind and body, so satisfying need of one adversely affect the other aspect. ठीक है, जैसे हम शुरू से हम लोग ये बात कर रहे हैं कि मैन जो है वो कॉम्बिनेशन है बॉडी का और माइंड का, तो बॉडी की नीड्स को भी साथ साथ लेके चलना है और माइंड की नीड्स को भी साथ साथ लेके चलना है। जो बॉडी की नीड्स हैं वो फूड है, शेल्टर है, ठीक है, ग्रोथ है, डेवलपमेंट है। जो माइंड की नीड्स हैं वो टोटली रिलेट करती हैं आपकी सोल के साथ। तो शाह वलीउल्लाह का भी यही कहना था कि अगर एक की नीड को बेहतर सेटिस्फाई करेंगे तो दूसरा एस्पेक्ट जो है वो क्या होगा, अफेक्ट होगा। Religion is the important mean to be on the path that leads to personal as well as perfection of humanity in general. अगर जर्नली भी देखा जाए तो रिलीजन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट पाथ है। अगर रिलीजन को हम प्रॉपरली फॉलो करते हैं तो एक प्रॉपर पाथ है जिस पे चलने से हम लोग साइकोलॉजिकली भी हेल्दी रहते हैं, हम लोग सोशली भी हेल्दी रहते हैं, हम लोग फिजिकली भी हेल्दी रहते हैं। ठीक, होप सो आप लोगों को लेक्चर जो है वो समझ में आ रहा होगा। इंशाल्लाह हम लोग अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे साइंटिफिक पीरियड को। अभी हम लोगों ने प्री साइंटिफिक पीरियड को डिस्कस किया इन द चैप्टर ऑफ हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी। हम लोगों ने प्री साइंटिफिक पीरियड में ग्रीक पीरियड को देखा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे साइंटिफिक पीरियड ऑफ साइकोलॉजी को, दैट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, तब तक टेक केयर, अल्लाह हाफिज। और जो बात आपको नहीं समझ आई, जिस चीज़ में आपको कंफ्यूजन है, आप लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।